आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहा गया है कि समय और शिक्षा ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अभी लॉकडाउन के लगभग 90 दिन गुजर चुके हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून में हम लोग जा रहे हैं। इस 90 दिनों में आपकी आपकी मेहनत कैसी रही, ये आगे की सफलता पर डिपेंड करता है। कहा गया है ना कि जब आपकी फॉर्म भरने की उम्र रहती है तो अक्ल नहीं रहती है, और जब अक्ल आती है तो उम्र नहीं रहती है। इसलिए दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करें और अभी खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, ताकि आने वाले समय में ये आपके लिए क्या हो, संजीवनी का काम करे। तो आज उसी संजीवनी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। विधेयक जिसे बिल भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था और ये बोल भी रहे थे सर विधेयक पढ़ाइए, बहुत सारा क्वेश्चन उससे आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विधेयक। तो सबसे पहले विचार करते हैं कि विधेयक है क्या, बिल कहते किसे हैं, फिर एक्ट क्या होता है, कानून किसे कहते हैं, फिर उसके बाद चर्चा कर लेंगे लास्ट में हम लोग अध्यादेश क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं विधेयक यानी बिल। बिल किसे कहते हैं? तो जब कानून बनाने के उद्देश्य से संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप समझते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस में आप सड़क पर थूकते हैं तो अभी आपको जुर्माना के रूप में क्या है, 500 रुपए एक कानून बनाया गया। तो ये संसद में क्या है कि मान लीजिए कानून के तौर पर इस किसी से पेश किया जाता है तो ये क्या होता है, विधेयक हो सकता है। इसी 500 को हम कहें कि नहीं 500 से बढ़ाकर इसे 1000 कर दीजिए, तो ये कानून क्या है कि हम लिख के देंगे संसद में, पहले क्या करेंगे, पेश करेंगे, तो ये क्या होगा, विधेयक। जैसे एक चीज कि सबसे पहले मान लिए कि कैब सिटीजन, आपको तो पता है अभी कैब सीए एनआरसी कितना चर्चित रहा, तो कैब की चर्चा करते हैं। कैब सिटीजनशिप या सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये क्या था, एक विधेयक था जिसे पहले संसद में पेश किया गया। जब कैब यानी जब विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तब इसे अधिनियम कहा जाता है। तब यही सीएए सीएबी सीएए बन गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे देखिए ये बिल था, लेकिन राष्ट्रपति के साइन होने के बाद यानी कैब कहा गया पहले, फिर संसद में प्रस्ताव आके दोनों सदनों से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का क्या हुआ, साइन हुआ, उसके बाद ही आपको ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। एक्ट मतलब आपको अधिनियम, लॉ, कानून जो बोलिए, यानी आपको बिल संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही क्या होता है, वो एक्ट बनता है। क्योंकि कहा गया है ना, संसद के कुल कितने अंग हैं, संसद के कुल कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। यहाँ पे आप समझिएगा, मैं संसद जल्दी शुरू करूंगा। संसद का अगर अंग पूछा जाए तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 में ये कहा गया है। लेकिन अगर पूछा जाए संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछा जाए तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई भी बिल जो होता है वो इन तीनों चरणों से गुजरकर ही क्या होता है, वो एक्ट बनता है। आशा करता हूं कि आप लोग बिल और एक्ट में अंतर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं विधेयक की। विधेयक विधेयक जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला जो बिल होता है वो उसे बोलते हैं सरकारी विधेयक, दूसरा जो बिल होता है गैर सरकारी विधेयक। अब इन दोनों में अंतर समझिए। आप विधेयक को तुलना करके पढ़िएगा, अंतर करके पढ़िएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा। जैसे सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, तो जब मंत्रिमंडल, मैंने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पिछले वीडियो में बताया है, तो जब मंत्रिमंडल के किसी मंत्री द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वो सरकारी विधेयक होता है। जबकि संसद में मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा अगर ये पेश किया जाए तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। याद रखिएगा, मंत्री के अलावा यानी मंत्रियों के अलावा अन्य जो संसद है उनके द्वारा जो पेश किया गया विधेयक जो रहेगा उसे क्या बोलते हैं, गैर सरकारी विधेयक। यह सरकारी विधेयक है जो सत्ताधारी दल की नीतियों का प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब वर्तमान में सत्ताधारी दल कौन है, बीजेपी। तो ये बीजेपी के सरकार की नीतियों को क्या करता है, प्रदर्शित करेगा सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है कि सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दलों के विचार को
प्रदर्शित करता है। यानी विपक्षी दल किसी मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं उसके विचार को प्रदर्शित करने वाला विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक। साथ ही साथ संसद द्वारा पारित होने की इसकी पूरी उम्मीद रहती है। क्यों? क्योंकि संसद में जिसकी बहुमत रहेगी उसी का ना सरकार रहेगा, तो जिसका बहुमत है उसका बिल पहले पास होगा। गैर सरकारी विधेयक की उम्मीद कम ही होती है। संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृत मतलब कि अगर पास नहीं हुआ होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों इस्तीफा देना पड़ेगा इसको समझिए। क्यों? किसी भी विधेयक को पास होने के लिए साधारण 50% से ज्यादा उसे वोट की जरूरत पड़ती है। तो यानी जब आपके पास 50% ज्यादा वोट है तब ना किसी को पास कर रहे हैं। अगर वो पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है। तब तुरंत क्या करती है विपक्ष, अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को गिरा भी सकती है। गैर सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक में कितने दिन का, 30 दिन का। बराबर ये कंफ्यूजन है, इसको एकदम दिन याद रखिएगा। किसी विधेयक में 14 दिन, किसी विधेयक में 6 महीना, इसलिए इस दिन को ये याद रखना है। यहाँ से प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो पेश होने के लिए कितना दिन, 7 दिन, और इधर 30 दिन। हाँ, सरकारी विधेयक जो होता है वो निर्माण संबंधित विभाग की मदद से बनाया जाता है। यानी जो आपका जो विभाग क्या कर रही है, विधेयक का निर्माण कर रही है, वही जैसे मान लिए वित्त मंत्री या वित्त विभाग, तो वो क्या करेगी, धन विधेयक पेश करेगी। तो धन विधेयक है जो एक सरकारी विधेयक का क्या है, उदाहरण है। ठीक है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक जो होता है वो निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी, यानी जो सदस्य लाएगा गैर सरकारी विधेयक वही उसे बनाएगा। जैसे राम मंदिर का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला, इस तरह के जो मामले होते हैं वो गैर सरकारी विधेयक के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो ये था सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। अब बात करते हैं विधेयक होते कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से संसद में प्रस्तुत होने के आधार पर विधेयक को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा विधेयक है, तो वो है साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, चौथा संविधान संशोधन विधेयक। तो हम बारी बारी से इन चारों विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब बात करते हैं विधेयक के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। तो किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए कोई प्रक्रिया होती है, कितने वाचन होते हैं, कितने चरण होते हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसे समझते हैं। किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए संसद में 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन, तो जैसे प्रथम वाचन में क्या होता है कि विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति मांगी जाती है। जैसे मैंने अभी सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में बताया था कि सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए कितने दिन की अनुमति पहले चाहिए, 7 दिन की, और गैर सरकारी में 30 दिन की। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव मांगा जाता है। अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर बिल सदन में पेश किया जाता है। ये हो गया आपका प्रथम चरण। जब प्रथम सदन में बिल पेश हो गया तो फिर द्वितीय वाचन में क्या होता है कि विधेयक पर चर्चा की जाती है कि विधेयक का विषय क्या है, विषय का औचित्य क्या है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। चर्चा होने के बाद ठीक है, तृतीय वाचन में जब बिल पास, सदन जब बिल को पास कर दे, ठीक है, और आपको बिल पास करे या नहीं करे इस पे भी चर्चा होती है। अगर तृतीय वाचन में ये बिल एक सदन से पास हो जाती है तो ये आपका क्या हो गया, संसद के सदन के 3 वाचन। पूछा जाए किसी बिल के कितने वाचन होते हैं तो 3 वाचन होते हैं, लेकिन चरण पूछा जाए तो 5 होते हैं। वो 5 चरण कैसे, 3 चरण तो यहाँ हो गया। चौथा चरण में क्या होता है कि अगर एक सदन से पास हो जाए तो अगले सदन में पास होने के लिए जाता है, वो होता है आपका क्या, चौथा चरण। और चौथे चरण के बाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, यानी जब राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाए, राष्ट्रपति का साइन हो जाए, तब ये बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये आपका किसी भी विधेयक का 3 वाचन होता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से विधेयक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, यानी साधारण विधेयक। साधारण विधेयक किसे कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो साधारण, सबसे पहले देखिए विधेयक से प्रश्न कौन कौन आते हैं आपको ये समझना है। तो
कौन सा विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, कौन से विधेयक को कौन सदन कितने दिन तक रख सकता है, कौन सा विधेयक कौन सा विधेयक इसका निर्धारण कौन करता है। तो ये सब सारे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ क्या है कि पॉइंट सिमिलर है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन है। एक बार कॉन्सेप्ट से आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्या है साधारण विधेयक में कि इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में कहने का मतलब क्या है, संसद के दो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा। मेरा प्रश्न आपसे है, कमेंट बॉक्स में दे, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिए, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन, तो यानी साधारण विधेयक को हम संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। साधारण विधेयक लाने के लिए हमें पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, एकदम इस पॉइंट को याद रखिए। साधारण विधेयक लाने के लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि मैं धन विधेयक में पढ़ाऊंगा कि धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो ये बात याद रखना है, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। साधारण विधेयक अगर लोकसभा से पास हो जाती है, लोकसभा से तो पास होना ही होना, अगर लोकसभा से पास नहीं हुआ तो सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि साधारण विधेयक 50% से ज्यादा पास हो जाती है, मैं अभी बताया था। तो राज्यसभा इसे कहा जाता है कि लोकसभा से पास होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाती है तो साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 6 माह से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती है, यानी ज्यादा उसे 6 माह ही अपने पास रख सकती है, लटका सकती है। 6 माह के अंदर उसे स्वीकृति देना ही होगा। उसके बाद अगर राज्यसभा में अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाए, मान लीजिए 6 माह में भी राज्यसभा उसके ना दे, अपनी स्वीकृति ना दे, तो 6 माह ज्यादा हो गया, तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि दोनों किसी भी विधेयक पर विवाद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको समझिएगा कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। मान ली लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष के द्वारा, मान ली उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। आप लोग सोच रहे होंगे सभापति द्वारा, जी नहीं, सभापति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। अभी मैंने चैप्टर में बताया था उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चूंकि सभापति उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना ही लोकसभा के, इस कारण उन्हें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की अनुमति नहीं दी जाती। यानी राज्यसभा का उपसभापति लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए फिर से एक बार हम इस पर कहते हैं कि दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। अनुच्छेद किसके तहत, 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अब बॉल किसके पाले में चला गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अनुच्छेद 111 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर सहमति दे सकते हैं। सहमति मतलब साइन करके बन गया। पुनर्विचार यानी फिर से आप विचार कीजिए, उसको लौटा सकते हैं, नहीं तो उसे अपने पास सुरक्षित पॉकेट में रख सकते हैं। अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति के वीटो पावर में। तो आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि राष्ट्रपति किस वीटो के तहत, अभी तो मैंने बता ही दिया पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो के तहत किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किस बिल पर किया था, किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किस बिल पर किया था। अब पॉकेट वीटो आपको बिल का भी नाम बताना है और राष्ट्रपति का भी नाम। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार उस बिल को स्वीकृति भी दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं और अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिए, ठीक है, और संसद दोबारा उस बिल को जैसे था वैसे ही पास कर दे या कुछ संशोधन करके पास कर दे, तो राष्ट्रपति उस बिल पर सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति दोबारा उसे नहीं लौटा सकते हैं। एकदम इस बात को याद रखेगा। यानी जब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस बिल पर सहमति दे दें, अपना साइन कर दे, ठीक है, तो यही बिल फिर क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, जिसे हम लोग अधिनियम या कानून भी कहते हैं। मैंने अभी पॉइंट यहाँ पे एक बताया था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अभी तक भारतीय संविधान में कहा जाए तो अभी तक 3 बार
संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न पूछता है बार बार कि अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। तो अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। कब कब? एक दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में नेहरू के काल में, यानी जवाहरलाल नेहरू के काल में बुलाई गई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक। दूसरा जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी बैंकिंग सेवा बिल 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में बुलाई गई थी। और तीसरा जो बैठक बुलाया गया था संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोधी विधेयक 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बुलाई गई थी। तो ये आतंकवाद निरोधी विधेयक को हम लोग पोटा के नाम से जानते हैं। पोटा के नाम से जानते हैं। अब आपको बात करना है पोटा। पोटा का फुल फॉर्म क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। आप जब कमेंट करते हैं तब मुझे और भी उत्साह मिलता है, पता चलता है कि नहीं आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। जितना आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं उतना सीरियसली मैं आपके लिए क्या है बहुत सारा डाटा जुटाकर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये था साधारण विधेयक। अब बात करते हैं हम लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन विधेयक की और वित्त विधेयक की। धन विधेयक जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि धन विधेयक किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 110 के अनुसार जब सरकार कोई नया टैक्स लगाती है या समाप्त करती है या उस टैक्स के रेट में परिवर्तन करती है तो उसे धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा ऋण लेना, सरकार कभी कभी बहुत सारे देशों से या विश्व बैंक से ऋण लेती है, सरकार द्वारा ऋण लेना या उससे संबंधित किसी कानून में परिवर्तन करना हो या सरकार को संचित निधि से या आकस्मिक निधि से पैसे निकालना हो, तो वे सारे जो विधेयक होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 110 में। और ये प्रश्न तो बार बार आपके सेट में आता है, आपके एग्जाम में आता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो जी हाँ, इसका अंतिम निर्णय आप सही सोच रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसी भी धन विधेयक को लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी धन विधेयक को अगर लाना हो तो हमको लाने से पहले ही किसकी अनुमति लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। और धन विधेयक को सबसे पहले हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं। लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम धन विधेयक को कहां पेश करते हैं? लोकसभा में। जब ये लोकसभा में बिल पास हो जाता है तब इसे हम राज्यसभा में भेजते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है। धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। जी हाँ, धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन में राज्यसभा धन विधेयक को पारित ना करे तो ये स्वतः ही पास मान लिया जाता है। यानी धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं, साधारण विधेयक में मैंने बताया था कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रख सकती है। साथ ही साथ जब अगर दोनों सदनों में धन विधेयक पास हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसा कि साधारण विधेयक में पढ़े, राष्ट्रपति उसे लौटा भी सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए आपको क्या भी लौटा सकते हैं। लेकिन धन विधेयक मामले में जब आपका दोनों सदनों के पास होकर राष्ट्रपति के पास धन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति इसे वापस लौटा नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही हमने धन विधेयक लाने से पूर्व ही आपकी अनुमति हमने ले लिया था। तो जब आपने पहले ही अनुमति दे दिया तो बाद में आप उसे क्यों लौटा सकते हैं? इसलिए कहा जाता है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि धन विधेयक है जो बजट के तुरंत बाद पेश किया जाता है। संसद में, लोकसभा में जब बजट पेश किया जाता है तो उसके तुरंत बाद धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक का उदाहरण है। जैसे जीएसटी एक क्या है? जो अभी जीएसटी आई थी, नया एक कर है, उसके दर में बार बार संशोधन भी हुआ है। तो जीएसटी जो है एक धन विधेयक का क्या है? उदाहरण है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में है।
आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो धन विधेयक और साधारण विधेयक की तुलना करके भी पढ़िए, तब आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे धन विधेयक सर्वप्रथम लाया जाएगा तो कहां लाया जाएगा, लोकसभा में, लेकिन साधारण विधेयक लाया जाएगा तो संसद के किसी भी सदन में। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन साधारण विधेयक को लौटा सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। तो इन सारे अंतरों को आप अपने नोटबुक पे लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। एक बार अच्छे से पढ़िए। जो टिकटिकवा पढ़ते हैं ना, जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि रात पढ़ो दिन सफा कहा जाता है ना, ऐसे भी तो कहा गया हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। तो आप लोग क्या कीजिए ना, एक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, फिर कभी गलती नहीं होगा और एग्जाम में आप हमेशा आगे रहिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये था हमारा धन विधेयक, मनी बिल। अब बात करते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 117 के 1 में किया गया है। वित्त विधेयक के कई प्रकार है, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2, वित्त विधेयक 3, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 117 का 1, 117 का 2, 117 के 3 में किया गया। मूल रूप से समझते हैं वित्त विधेयक क्या होता है। तो जो धन के आय व्यय से संबंधित विधेयक हो और साथ ही साथ जिसमें अनुच्छेद 112 में सम्मिलित विषय भी शामिल हो, वो सारे वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है, तो बजट जो आप पढ़ते हैं उसका वर्णन किस अनुच्छेद में, 112। लेकिन रुकिएगा, अनुच्छेद 112 में बजट नहीं कहा गया है, अनुच्छेद 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरणी कहा गया है। यानी 112 में आपको किस नाम से पुकारा गया है बजट को, वार्षिक वित्तीय विवरणी में। हमारे संविधान में बजट का कहीं वर्णन नहीं है, बजट शब्द कहीं नहीं आता है, जबकि अनुच्छेद 112 में उसे नाम दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरणी। यानी 112 में जो विषय है वो सब वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाती है और वित्त विधेयक पेश करने के लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की भी अनुमति इसमें आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ी पॉइंट कि बस इतना ही पॉइंट आपका क्या है, वित्त विधेयक और धन विधेयक का समान होता है। बाकी सारा पॉइंट जो होता है वो साधारण विधेयक की तरह होता है। कैसे, तो इस बिल में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जैसा कि साधारण विधेयक में भी बुलाया गया था अनुच्छेद 108 के तहत। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, जैसा कि साधारण विधेयक में, लेकिन धन विधेयक में तो लौटा नहीं सकते हैं। तो आप लोग अगर तुलना करके इसी तरह नोट्स बनाए तो ये विधेयक जो चैप्टर है, जो हवा बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आशा करता हूं कि ये मनी बिल और फाइनेंशियल बिल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग संविधान संशोधन विधेयक की। अब इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधेयक में आप लोग और याद रखिएगा कि सभी धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। रीजनिंग का एक चैप्टर है, सब आपने पढ़ा होगा, बहुत तंग करता था आप लोग को। कुछ कुत्ते बंदर हैं, कुछ बंदर कुत्ते हैं, तो ये आपका निष्कर्ष निकालना। तो बस उसी डायग्राम से समझिए कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कथन करने में आपको एक प्रश्न पूछ सकता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। संशोधन के बारे में सुनते रहते हैं, चाहे नागरिक संशोधन अधिनियम हो, चाहे मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम हो, और भी बहुत सारे। तो आखिर संविधान संशोधन अधिनियम है क्या? भारत का संविधान संशोधन अधिनियम का जो नियम है ना ही ज्यादा कठोर है, यानी आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना ही ज्यादा कठोर है, ना ही ज्यादा लचीला है। जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है, या जो भारतीय संविधान है, वो एक तरह से मध्यम मार्ग अपनाता है। तो भारतीय संविधान संशोधन विधेयक अब पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है और अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक जो अमूमन बहुत सारी बातें जो एग्जाम में पूछती है वो मैं आपको बताता हूँ कि संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में वर्णन है। भारतीय संविधान संशोधन का जो ये तत्व है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
साथ ही साथ दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना क्या होता है, जरूरी है। लेकिन संविधान संशोधन बहुत सारी प्रक्रिया के माध्यम से आता है। कैसा संविधान संशोधन है ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन है जो संसद में पास होने के बाद, अगर संसद के दोनों सदनों से पास होते हैं तो कम से कम जितने भी राज्य, आधे से ज्यादा राज्यों में यानी राज्य विधानमंडल से भी उसे पास होना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे राज्यों में जीएसटी हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे कानून हाल ही में आए हैं कि राज्य ने अपनाया, तभी वो 15 से ज्यादा राज्यों ने उसे अपनाया, तब वो जाके कहीं संविधान संशोधन पूर्ण हुआ। तो ये संविधान संशोधन विधेयक में कुछ में राज्य संसद के साथ साथ राज्य विधानसभा को भी शक्ति दी गई है। लेकिन जो अगर पूछा जाए संविधान संशोधन की शक्ति किसमें निहित है, तो वो किसमें निहित है, संसद में निहित है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहां आपको ऐसा कहीं लगे कि सरकार ने क्या है संविधान से छेड़छाड़ किया है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देती है। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान का संरक्षक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कई एग्जाम में पूछ चुका है। अब बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। क्यों नहीं बुलाई जाती है, थोड़ा सा समझिए इसको। तो इसे क्या है कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई तो लोकसभा में तो ऑटोमेटिक क्या है कि 2/3 बहुमत से वो पास कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी सरकार रहेगी उसके पास तो बहुमत होगा ही। इसलिए कहा जाता है कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा, तभी ये संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में 24वें संविधान संशोधन के तहत 1971 के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य किया गया है। यानी आपको कहा गया है कि राष्ट्र अगर संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास होता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। वो कोई भी वीटो का प्रयोग उस पर नहीं कर सकते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। कुछ संविधान संशोधन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत निर्वाचन की उम्र या वोट देने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। अगर आपके पास जवाब है तो नीचे दें, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसे बताऊंगा। तो एक इम्पोर्टेंट जो बहुत आता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को देश का लघु संविधान कहा जाता है। तो ये था हमारा विधेयक बिल, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर इसमें कोई भी कमी लगे या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे अपना प्रश्न लिखे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स भी बनाएंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे भी, याद करेंगे। क्योंकि इस कोरोना काल में एकदम घर से मत निकलिए। जैसी देश की स्थिति बन रही है, आप नहीं तो कम से कम अपने परिवार का ख्याल रखें, आपके घर में जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें। इसलिए घर में रहे, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खूब पढ़ें। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो कृपया कर कमेंट करके बताएं, क्योंकि यही कमेंट, आपका कमेंट हमारा समझिए खाना है कि जो मुझे और क्या है बहुत अच्छा उत्साहित करता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।